नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अमर ज्योति प्राइम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं मेजरमेंट रिवेंसेस का एक नया पार्ट जो कि हमारा है ब्रिजेस। ब्रिज के थ्रू हम यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर को मेजर कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं इसमें टॉपिक में हमको क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है और क्या क्या यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कोई भी जेईई एग्जाम देते हैं, गेट का एग्जाम देते हैं, ईएससी एग्जाम देते हो तो यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात कि हम ब्रिज से क्या क्या मेजर कर सकते हैं। ब्रिज इन द सेंस जैसे आपने देखा होगा, चार एलिमेंट होते हैं, चार ब्रांचेस होती है, बीच में डिटेक्टर यहाँ पे लगा होता है, इसी को हम ब्रिज बोलते हैं। इसके थ्रू हम रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी फैक्टर, रिलेटिव परमेबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी, हम ये सारी चीजें यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। ब्रिज को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है डीसी ब्रिज। डीसी ब्रिज में खास बात क्या होगी, जो चारों एलिमेंट होंगे वो रेजिस्टेंस होंगे, बीच में यहाँ पे आपके पास एक गैल्वेनोमीटर लगा होगा। ओके, इसमें जो इक्वेशन होती है ना, बैलेंसिंग, ब्रिज को बैलेंस करते हैं हम लोग, है ना, ब्रिज को हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो इसकी जो इक्वेशन होगी क्या होगी, क्रॉस आर्म का मल्टीप्लीकेशन दूसरे क्रॉस आर्म के मल्टीपल बराबर होगा। जैसे R1 इंटू R4 विल बी इक्वल टू R2 इंटू R3। तो ये होती है इसकी ब्रिज की कंडीशन, जिसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग कंडीशन। ओके, और यहाँ पे आपका जो डिटेक्टर लगा वो गैल्वेनोमीटर है। इसका जो यूज है, डीसी ब्रिज का जो यूज है वो सिर्फ रेजिस्टेंस मेजरमेंट में है। ओके, और इसके लिए जो सोर्स होगा, है ना, इसमें जो सोर्स होगा आपके लिए वो हमारा कौन सा होगा, डीसी ब्रिज के केस में हमारा जो सोर्स होगा डीसी सोर्स होगा। इसमें आप एसी सोर्स नहीं दोगे, इसको आप डीसी सोर्स से एक्साइट करोगे। ये तो हो गई किसकी बात, डीसी ब्रिज की। एसी ब्रिज की बात करें तो यहाँ पे जो चारों एलिमेंट थे ना ये, है ना, वो आपके इंपिडेंस होते हैं, वो रेजिस्टेंस नहीं होंगे, वो सिर्फ आपके क्या होंगे, इंपिडेंस। इंपिडेंस अभी आपको चेक करना पड़ेगा। चेक ऐसे करना पड़ेगा, मान लो यहाँ पे कैपेसिटर लगा है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा है, यहाँ पे कैपेसिटर, यहाँ पे कैपेसिटर है, तो क्या ये दोनों के दोनों रजिस्टर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि ब्रिज की कंडीशन आपको यहाँ पे सेटिस्फाई करनी होगी। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे ये बनता है आपके पास कि तीन एलिमेंट बनाए थे, ये बना के दे देगा कि यहाँ पे आर एल है, यहाँ पे आर सी, यहाँ पे आर है, तो यहाँ पे क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे बनते हैं। तो आपको वहां पे कैसे बताओगे कि यहाँ पे आर एल होगा कि आर सी होगा कि सिर्फ कैपेसिटेंस होगा। ये चीज बताने के लिए आपको क्या करना होगा, इसकी कंडीशन समझनी होगी। इसकी कंडीशन क्या होती है, ब्रिज की बैलेंसिंग की दो कंडीशन होगी एसी ब्रिज के केस में। पहला होता है मैग्नीट्यूड वाला, जैसे यहाँ पे क्या है, Z1, तो मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z4 विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 इंटू मॉड ऑफ Z3। तो पहली चीज तो ये हो गया। दूसरा चीज क्या करना आपको, यहाँ पे θ1 दिया हुआ है, यहाँ पे θ4 है, तो इन दोनों का सम करना है, दोनों के एंगल का सम करना है। तो कितना हो जाएगा, θ1 प्लस θ4 विल बी इक्वल टू θ2 प्लस θ3। मतलब इन दोनों के एंगल का एडिशन विल बी इक्वल टू इन दोनों के एंगल के समेशन के बराबर होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। रजिस्टर केस में एंगल क्या होगा आपका, जीरो होता है, कैपेसिटर में निगेटिव होगा, उसमें पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, तो बाकी आप तो पता चल जाएगा कैसे सॉल्व करते हैं, वो चीज मैं बता दूंगा आपको और क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, डिटेक्टर की बात की जाए, जो हम लोग डिटेक्टर लगा रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पे सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग डिटेक्टर लगाएंगे एसी ब्रिज में, वो डिपेंड करता है कि आप कितनी फ्रीक्वेंसी की सप्लाई यहाँ पे दे रहे हो। जैसे मान लो अगर आप यहाँ जो सप्लाई दे रहे हो वो 200 हर्ट्ज से लेकर 200 हर्ट्ज के बीच की है, अगर सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी है वो इतने हर्ट्ज की है, तो उस टाइम पे आप वाइब्रेशनल गैल्वेनोमीटर यूज करते हो। आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, वाइब्रेशनल गैल्वेनोमीटर। लेकिन जब कभी फ्रीक्वेंसी आपकी 200 हर्ट्ज से ऊपर हो जाएगी और 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होगी, ये एक ऑडिबल रेंज होती है जिसको हम सुन सकते हैं। इस वजह से हम यहाँ पे डिटेक्टर के लिए हेडफोन यूज करते हैं या फिर टेलीफोन की यूज करते हैं। मतलब अगर ब्रिज बैलेंस नहीं हुआ, ब्रिज बैलेंस नहीं है, तो बीच में खर खर की हमारे पास वहां पे आवाज आएगी, नॉइज आएगा, तो हम समझ जाएंगे कि ब्रिज बैलेंस नहीं है। हम पैरामीटर चेंज करेंगे, पैरामीटर चेंज करेंगे, जब नॉइज सुनते जाएंगे, जब नॉइज बिल्कुल जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स वो आपके पास यहाँ पे ब्रिज आपका बैलेंस हो चुका है। तो ऐसे हम यहाँ पे हेडफोन का यूज करके भी अपना काम कर सकते हैं। लेकिन जब कभी भी फ्रीक्वेंसी आपकी 20 किलो हर्ट्ज से भी ज्यादा हो जाएगी, उस केस में आपको ट्यून्ड एम्पलीफायर का यूज करना होगा। तो ये तीन चीजें बताई मैंने। जब लो फ्रीक्वेंसी मतलब 2 से 200 हर्ट्ज है, उसको हम बोलते हैं वाइब्रेशनल गैल्वेनोमीटर। 200 से 20 किलो हर्ट्ज में हेडफोन, और 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा पे आपको ट्यून्ड एम्पलीफायर का यूज करना होगा। इसका जो यूज है वो बहुत सारी, जितनी बाकी चीजें है ना, सब मेजर करने में इसका यूज होता है। आर एल सी एफ, क्वालिटी फैक्टर, म्यू आर, एप्सिलॉन आर, ये सारी चीजें आपको मेजर करने के लिए एसी ब्रिज का यूज हो जाएगा। और इसका जो सोर्स होता है वो क्या होता है, एसी सोर्स होगा। जो आप यहाँ पे एक्साइट करोगे, यहाँ पे जो सोर्स लगा हुआ है एसी सोर्स होगा। इसमें क्या होगा, डीसी, इसमें होगा एसी। देखो,
अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि हम एसी ब्रिज पहले पढ़ लेंगे, क्योंकि अगर हमने एसी ब्रिज पढ़ लिया तो डीसी ब्रिज हमारी बाएं हाथ का काम बन जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम आप देखते हैं कि हम इंडक्टेंस को कैसे मेजर करेंगे। तो इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास तो ऑलमोस्ट 5 मेथड्स हैं, 5 ब्रिज हमारे पास है इंडक्टर को मेजर करने के लिए। पहला है यहाँ पे मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज। ये मेथड ज्यादा प्रैक्टिकेबल नहीं है ना, क्योंकि ये हमको बोलता था कि भाई ब्रिज तो आप मेजर कर लोगे, बना लोगे, मेजरमेंट कर लोगे, लेकिन दिक्कत ये है कि हमको जो वेरिएबल पैरामीटर है उसकी एक ऐसी वैल्यू बनाने के लिए बोलता है जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज आपका ज्यादातर यूज नहीं होता है। फिर दूसरा ब्रिज आता है मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। ये आपका उस इंडक्टर को मेजर करने के लिए यूज होगा जिसका क्वालिटी फैक्टर क्या हो, मीडियम हो। क्या हो, मीडियम। जैसे आप बता दो कैसे याद करना है। यहाँ पे जो पहला वर्ड है क्या, मैक्सवेल का एम, तो याद रखना ये मीडियम क्वालिटी फैक्टर के लिए यूज होता है। एक नेक्स्ट ब्रिज आता है हेज ब्रिज। हेज ब्रिज का जो पहला वर्ड लिखा है यहाँ पे एच, मतलब ये हाई क्वालिटी फैक्टर के लिए यूज होगा। एक होता है एंडरसन ब्रिज। एंडरसन ब्रिज आपका जो होता है एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए। इंडक्टर का एक्यूरेट मेजरमेंट करना है तो कौन सा ब्रिज यूज करोगे आप, एंडरसन ब्रिज यूज करोगे। अगर कोई पूछे कि इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस, मतलब मान लो कहीं पे इंडक्टेंस पहले 10 हेनरी था, थोड़ा सा बहुत चेंजेस हुआ तो कितना हो गया, 11 हेनरी हो गया। तो कितना चेंज हुआ, इंक्रीमेंट कितना हुआ यहाँ पे, 1 हेनरी का। तो 1 हेनरी आपको अगर आपको पता करना हो कितना इंक्रीमेंट हुआ है, उसके लिए आप क्या करोगे, ओवन्स ब्रिज का यूज करोगे। इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस के लिए आप क्या करते हो, ओवन्स ब्रिज का यूज करते हो। ठीक है, एक बात और याद रखना, जो एंडरसन ब्रिज होता है वो आपका लो क्वालिटी फैक्टर के लिए भी यूज होता है। ठीक है ना, तो क्वालिटी फैक्टर मीडियम मतलब क्या, 1 से 10 के बीच में मैक्सवेल, 10 से ज्यादा होगा तो हेज ब्रिज, 10 से कम होगा मतलब 1 के आसपास होगा तो क्या करोगे आप उसको, एंडरसन ब्रिज। गॉट इट, 1 से कम होगा तो क्या करोगे आप, एंडरसन ब्रिज। अच्छा एक चीज और, क्वालिटी फैक्टर भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये चीज तो शायद नेटवर्क में पता होगी कि अलग अलग एलिमेंट का क्वालिटी फैक्टर कितना होता है। तो रेजिस्टेंस का जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो 0 होता है, इसका इंफिनिटी होगा, प्योर इंडक्टर का इंफिनिटी होगा, प्योर कैपेसिटर का इंफिनिटी होता है। मतलब इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी है, लेकिन ये प्योर नहीं होते ना, है ना, ये प्योर नहीं होते, इम्प्योर होंगे। ये तो प्योर है, लेकिन जो एक्चुअली में जो प्रैक्टिकली होते हैं, जैसे प्रैक्टिकल में ऐसा होता है, उसका कुछ रेजिस्टेंस भी होगा ना। देखो इंडक्टर मतलब क्या, कोर है उसमें आपने वाइंडिंग बाउंड कर दी, तो उसका कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ना, क्योंकि उसका एक फिजिकल पैरामीटर दिख रहा है हमको, तो उसका एक रेजिस्टेंस तो होगा। तो रेजिस्टेंस भी आ गया यहाँ पे। इस केस में जो आरएल कनेक्शन का सीरीज कनेक्शन में आपका जो क्वालिटी फैक्टर होता है ओमेगा एल अपॉन आर। आरएल जब पैरेलल होंगे इनका क्वालिटी फैक्टर कितना हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो, आर अपॉन ओमेगा एल। आर और सी जब दोनों सीरीज में होंगे उसका क्वालिटी फैक्टर कितना होता है, 1 अपॉन ओमेगा आर सी। जब दोनों पैरेलल में हो तो उल्टा कर दो, ओमेगा आर सी हो जाएगा। आर एल सी जब तीनों पैरेलल में है उस केस में क्वालिटी फैक्टर कितना होगा, 1 अपॉन आर रूट एल बाय सी। जब तीनों पैरेलल में हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसका उल्टा, है ना। अब लोग बोलेंगे सर ये चीज तो हम पहली बार पढ़ रहे हैं, बेटा ऐसा बिल्कुल मत बोलना कि पहली बार पढ़ रहे हो। नेटवर्क में इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, नेटवर्क एनालिसिस में से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने आपको कराया है। एक बार आप इसको वीडियो को पॉज कर लेना और एक बार देख लेना, याद कर लो। देखो अगर आप इस वजह बाद में याद कर लेंगे तो नहीं याद कर पाओगे, है ना। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना, तो बीच में अगर आपको लगता है कि मुझे याद अभी करना है तो उसको थोड़ा 2 मिनट के लिए पॉज कर लो और अभी पढ़ लो। पेंडिंग वाला जो वर्क होता है ना मेरा पेंडिंग ही रह जाता है ना। आदत डालो अपने अंदर क्या कि हम जो चीज कर रहे हैं वो अभी कर रहे हैं, है ना। उसके बाद हम इसको दोबारा नहीं देखने वाले, तो अभी याद कर लो, रजिस्टर का 0, इंडक्टर का इंफिनिटी, प्योर कैपेसिटर का इंफिनिटी। आर एल जब सीरीज होगा तो क्या होगा, ओमेगा एल अपॉन आर। लेकिन जब उल्टा हो जाएगा मतलब पैरेलल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर अपॉन ओमेगा एल। जब आरसी क्या होगा यहाँ पे सीरीज में होंगे तो क्या हो जाएगा, वो 1 अपॉन ओमेगा आरसी। पैरेलल में होंगे तो ओमेगा आरसी। तो ऐसे करके आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पहला ब्रिज आ गया, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि ये ब्रिज सही बना या गलत बना पहले आपको समझना होगा, है ना। वो चीज आपको पहले समझनी होगी। देखो ये चीज पहले आप ये समझो, जितने भी लोग यहाँ पे, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ यार मैं। देखो यहाँ पे आर और एल है, ठीक है, इनका जो एंगल आया मान लेता हूं मैं, इंपिडेंस एंगल आया मान लो कितना आया, 20 डिग्री। एग्जाम्पल ले रहा हूं, बस एग्जाम्पल ये 20 डिग्री। रेजिस्टेंस इसका कितना आएगा, 0 डिग्री। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 डिग्री। अब देखो मैंने क्या बताया आपको कंडीशन, एसी ब्रिज की, एसी ब्रिज है, इसकी कंडीशन क्या बताई थी मैंने, इसका इंपिडेंस इंटू इसका इंपिडेंस बराबर होगा इन दोनों के इंपिडेंस के मल्टीप्लीकेशन के। चलो ठीक है, वो तो हो गया। अब बात करनी है हमको यहाँ पे किसकी, एंगल की। यहाँ पे अगर 20 है
और यहाँ पे 0 है, तो 20 प्लस 0 कितना होगा? 20 प्लस 0 कितना? 20 होगा। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? यहाँ पे कितना होना चाहिए? यहाँ पे 20 होना चाहिए सर। क्या होना चाहिए? यहाँ पे 20 होना चाहिए। मतलब यहाँ का जो एलिमेंट है वो आर एल होना चाहिए कि आर सी होना चाहिए? ये आपका आर एल ही होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बनता है कि ये एलिमेंट आपको दे देगा बना के, ये दे देगा, ये दे देगा, यहाँ पे एलिमेंट क्या होगा? तो बोलेगा कि आरसी होना चाहिए, कि रजिस्टर होना चाहिए, कि इंडक्टर होना चाहिए। प्योर इंडक्टर चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि प्योर इंडक्टर का 90 होता है। यहाँ तो सिर्फ 20 आया ना, तो प्योर इंडक्टर नहीं चलेगा काम। आरसी चलेगा? नहीं चलेगा। आरसी क्यों नहीं चलेगा? आरसी इसलिए नहीं चलेगा यार, क्योंकि यहाँ पे +20, हमको -20 नहीं लाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आर एल सीरीज में हो जाएंगे। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट, है ना। ये जो डेरिवेशन है वो आपके काम का नहीं है। आपको बस इसमें क्या करना है, देखो इसमें होना क्या है कि ये आपके अननोन पैरामीटर है, R1 और L1, ये आपके अननोन पैरामीटर है। इनको मेजर करने के लिए आपने यहाँ पे वेरिएबल पैरामीटर भी यूज किए। R2 और R2 और L2 ये आपके वेरिएबल पैरामीटर, इनको आप चेंज करोगे। क्यों चेंज करोगे? जब तक कि ब्रिज बैलेंस ना हो जाए। जब ब्रिज बैलेंस हो, मतलब क्या, यहाँ पे जो डिटेक्टर इसमें कुछ भी नॉइज ना हो, तब बोल दो कि हाँ भाई ब्रिज आपका बैलेंस हो गया। फिर इन दोनों का यूज करके आप R1 और L1 की वैल्यू निकालोगे। तो इसका कोई छोटा सा डेरिवेशन होता है, मैं डेरिवेशन नहीं कराता हूं, आपको पता होगा। मैं डायरेक्टली क्या कराता हूं, मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूं विद हेल्प ऑफ शॉर्टकट। शॉर्टकट के कुछ रूल्स हैं, शॉर्टकट के कुछ रूल्स हैं, शॉर्टकट अप्लाई करने के कुछ रूल्स हैं। पहले आपको ये समझना है कि एक छोटा सा मैं बताता हूं यहाँ पे कॉन्सेप्ट। देखो शॉर्टकट ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्चुअल शॉर्टकट है, कुछ इसके फालतू वाले कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लगाए, बस क्वेश्चन बन जाते हैं। तो वो देखना, आपको क्या करना है, ये चेक करना है, यहाँ पे रजिस्टर है, हाँ है, तो रजिस्टर का रजिस्टर के साथ एक बार पेयर बना के देखो। तो रजिस्टर रजिस्टर यहाँ पे आ गया, पेयर बन गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ये हो गया, पेयर बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर है, रजिस्टर का रजिस्टर से पेयर बना लो, तो रजिस्टर रजिस्टर ये बन गया पेयर। अब बोलो सर ऐसा नहीं यार, इस रजिस्टर को मुझे इसके साथ पेयर बना लो, जैसा मन करे ऐसे सोच लो, दिमाग ऐसे बनाने दिमाग में इमेजिन करना है। पेयर बन गया इसका, इस रजिस्टर का इस रजिस्टर का पेयर बन गया, ठीक है, और एल का एल से बन गया। मतलब पेयर तो ऑलमोस्ट सबका बन रहा है, जोड़ा सबका यहाँ पे बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्टकट लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से शॉर्टकट लगा सकते हो। मतलब शॉर्टकट लगाने की चेक करने का तरीका था कि मतलब रजिस्टर है तो रजिस्टर का पेयर बन जाए, एल का एल से पेयर बन जाए, और आर का आर से पेयर बन जाए। इवन आप चाहो, देखो आपको पेयर कैसे बनाना है, आर का आर से बनाना है, लेकिन एल का आप बना सकते हो, एल के साथ बना सकते हो, सी के साथ बना सकते हो। अगर यहाँ पे कैपेसिटर भी होता है तो उससे पेयर बन जाता, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान देना। अब शॉर्टकट कैसे लगेगा देखना, मैंने कहा बताया, ये देखो शॉर्टकट बनाया, देखो प्रॉपर्ली समझना। ये शॉर्टकट यहाँ पे लगाया मैं, देखना ये तो डेरिवेशन था, है ना। अब देखो मुझे यहाँ पे R1 L1 की वैल्यू निकालनी है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज, बहुत इंटरेस्टिंग। देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये वाला पार्ट पे आप आए, R1 और L1, यहाँ पे दो एलिमेंट है, R1 भी लिखा है, यहाँ पे L1 भी लिखा है ना, यहाँ पे R1 भी लिखा है, यहाँ पे L1 भी लिखा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखा आपने R1, बहुत अच्छी बात है, तो आपने लिख लिया यहाँ पे R1, ठीक है। इन दोनों में किसी एक को लिख लो, आपने R1 यहाँ पे लिख लिया। बचा क्या है यहाँ पे, बचा क्या है यहाँ पे, मैं अपने आपको थोड़ा साइड में कर देता हूँ क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं समझ गया, है ना। आपको जो मेन शॉर्टकट है वो हाइड हो जाएगा, तो थोड़ा सा मैं साइड में हो जाता हूँ, क्योंकि अंकित सर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है शॉर्टकट, इंपॉर्टेंट क्या है शॉर्टकट। अंकित सर तो आप लोग के लिए कभी इंपॉर्टेंट थे ही नहीं। देखो ये आपके पास यहाँ पे R1 है, तो आपने यहाँ पे R1 लिख लिया। बचा क्या है L1, तो L1 को आप दूसरा लिख दो, L1, ये आपने L1 लिख लिया, बहुत अच्छी बात है। R1 L1 तो यहाँ पे लिख लिया आपने ना, एक में R1 लिखा तो दूसरे में आपने L1 लिख दिया, ठीक है। अब इसके सामने क्या है, इसके सामने क्या है सर, R4, तो यहाँ पे लिख दिया आपने R4। R4 अकेला है ना, तो R4 दोनों के साथ का हिस्सा बांटेगा, R1 के साथ भी और L1 के साथ भी, तो यहाँ पे R4 आ गया और यहाँ पे भी R4 आ गया, बहुत अच्छी बात है। इक्वल साइन, इक्वल साइन, ठीक है। यहाँ पे देखो इन दोनों में, यहाँ पे क्या R3 अकेला है, R3 भी आ गया, इधर भी R3 आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे क्या R इंटू आर, यहाँ पे R3 आ गया। अब देखो अब आपको यहाँ पे लगाना है क्या R2 L2, यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पे क्या R इंटू आर है ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए R इंटू आर, तो यहाँ पे R3 था तो R3 के साथ क्या आएगा R2 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे L1 इंटू आर था, क्या था L इंटू आर, तो यहाँ पे R3 तो था, अब बचा क्या आपके पास, यहाँ पे L2, तो यहाँ पे L2 आ जाएगा। तो आपका R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R1 विल इक्वल्स टू R2 R3 अपॉन R4। ये डेरिवेशन से इतना आंसर आया है, और हमारा यहाँ से भी डायरेक्ट आंसर है। वैसे L1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L2 R3 बाय R4।
आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो एक काम और करना, इस शॉर्टकट को दोबारा ट्राई करना। एक चीज और ध्यान देना, जैसे लिखा ना मैंने, आर को आर ही लिखना है ना, एल को एल से लिखना है। जैसे मैं लिखा ना यहाँ पे एल, यहाँ पे L1 था तो यहाँ पे L1 लिख दिया, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे कैपेसिटर होता उसको मैं 1/c लिखता। अभी क्वेश्चन आएगा तो बता दूंगा आपको मैं। आर को आर लिखना है, एल को एल लिखना है, सी को 1/c लिखना है। आर को आर, एल को एल, लेकिन सी को 1/c। अब देखो, अब क्वेश्चन कभी कभी ये बनता है कि देखो कि सर इसका क्वालिटी फैक्टर कितना होगा, है ना, इसका क्वालिटी फैक्टर कितना होगा। इस केस में आपको मैंने शॉर्टकट बताया ना, क्या बताया था कि अगर पेयरिंग बन रही है, देखो पेयरिंग बन रही है ना, आर का आर से, एल का एल से, आर का आर से, अगर पेयरिंग बन रही है तो आपको ऐसा करना ही नहीं कि आप इसका क्वालिटी फैक्टर निकालने जाओ। बेवकूफ वाला काम मत करना कि अब यहाँ पे ओमेगा L1/R1 करके आप क्वालिटी फैक्टर निकालो, ये सब मत करना। आप डायरेक्टली बोलना कि जो मेरा अननोन कॉइल का क्वालिटी फैक्टर है वो वेरिएबल ब्रांच के क्वालिटी फैक्टर के बराबर होगा। मतलब ना तो आपको R1 निकालना है, ना आपको L1 निकालना है, और ना ही आपको ओमेगा L1/R1 निकालना है। आप ये सब काम छोड़ के आप डायरेक्टली क्या निकाल दोगे, आप निकाल दोगे ओमेगा L2/R2, क्योंकि अभी अंकित सर ने क्या बताया कि क्वालिटी फैक्टर ऑफ अननोन ब्रांच विल बी ऑलवेज इक्वल टू क्वालिटी फैक्टर ऑफ वेरिएबल ब्रांच। तो वेरिएबल ब्रांच की आपकी ये, तो इसका जो क्वालिटी फैक्टर अननोन ब्रांच का वो वेरिएबल ब्रांच के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने बताया भी यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर ऑफ अननोन ब्रांच सॉल्व किया और बताया मैंने क्वालिटी फैक्टर ऑफ वेरिएबल ब्रांच के बराबर होगा। लेकिन शॉर्टकट क्या बताया मैंने आपको, शॉर्टकट वही था कि पेयरिंग बनना चाहिए। ठीक है, चलो हम दूसरे ब्रिज पे आते हैं, है ना। अब इसका भी सॉल्व करके देखते हैं। देखो यहाँ पे R1 है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे R1 R2 आर का आर से पेयर बन गया, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे R3 है, यहाँ पे R4 है, रजिस्टर का पेयर बन चुका। एल का सी का पेयर बन गया, बहुत अच्छी बात है। मैंने बताया ना कि आर का पेयर सिर्फ रजिस्टर से बनेगा, आर से बनेगा, लेकिन एल का पेयर एल से बन सकता है, सी से बन सकता है। सिमिलरली सी का पेयर भी एल से बन सकता है, सी से बन सकता है। पेयर तो बन रहा है, मतलब ये कह सकता हूं मैं कि इसका जो क्वालिटी फैक्टर होगा अननोन ब्रांच का क्वालिटी फैक्टर वेरिएबल ब्रांच के क्वालिटी फैक्टर के बराबर होगा। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे R1 निकालो, L1 निकालो, फिर क्वालिटी फैक्टर निकालो अननोन ब्रांच का, तो ये मत करना कि पहले देखो क्वेश्चन पूछ लिया कि अननोन ब्रांच का क्वालिटी फैक्टर बताओ, तो ये मत करना कि R1 की वैल्यू निकाल ले पहले, फिर L1 की वैल्यू निकाले, फिर आप यहाँ निकालो ओमेगा L1/R1, सॉल्व कर रहे हो घंटों तक, वो नहीं करना। आपने चेक कर लिया कि जो आमके सर का कॉन्सेप्ट था पेयरिंग वाला वो बन रहा है, तो क्या बोलना है आपको कि सर उस केस में बोलोगे सर इसका जो क्वालिटी फैक्टर होगा ना वो इसके क्वालिटी फैक्टर के बराबर होगा। और सर जब आर एल दो ये आर और सी पैरेलल में होंगे उसका क्वालिटी फैक्टर कितना होता है, ओमेगा R4C4। कितना आसान, ये वैल्यू आपको गिवन रहेगी, फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन रहेगी, 2 मिनट का क्वेश्चन बन गया आपका, है ना। तो ये थोड़ा सा शॉर्टकट्स के पे तो आप ध्यान देना होगा, खासकर जो जेई और ए के एग्जाम होते हैं टाइम इतना आपके पास अवेलेबल नहीं रहता है ना, तो आपको थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा। चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं विद हेल्प ऑफ शॉर्टकट। डेरिवेशन मेरा इंटरेस्ट नहीं है, डेरिवेशन आप लोग देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे एक बार इसको ये ऐसा किया, तो आप एक बार पॉज करके डेरिवेशन देख लीजिएगा। डेरिवेशन मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट इसमें है शॉर्टकट बताने में, तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट के लिए आ चुका हूँ। देखो रूल क्या है, मैंने आपको बताया ना कि आर को हम आर लिखेंगे, एल को हम एल लिखेंगे, सी को 1/c लिखेंगे, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आ गए, सबसे पहले क्या करना है आपको, एक बीच में लाइन ड्रॉ करनी है, 2 इक्वल साइन लगाने, एक ये लगा लिया, एक ये लगा लिया, बहुत अच्छी बात है सर, आगे बढ़ो। फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे L1 है, तो एक इक्वल साइन में R1 लिख लो, एक में L1 लिख लो। कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं। फिर यहाँ पे इक्वल साइन है, यहाँ पे इक्वल साइन है। अभी इसमें थोड़ा यहाँ पे क्या होगा, फिर इसको थोड़ा 2 मिनट के लिए होल्ड करते हैं, इधर देखते हैं। यहाँ पे R3 अकेला है ना, जब R3 अकेला है तो दोनों में होगा, R3 इधर भी होगा, इधर भी होगा, क्योंकि अकेला था भाई। सिमिलरली यहाँ पे R2 है, जब यहाँ पे R2 है तो भाई ये भी अकेला है ना, तो इधर भी R2 होगा, इधर भी R2 होगा। अब कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट समझना, यहाँ पे देखो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं ये बोलना चाह रहा हूं यहाँ पे क्या है, R इंटू आर है, यहाँ पे R R है, तो यहाँ पे क्या चाहिए, R4 चाहिए ना, मतलब यहाँ से क्या आएगा, R4 आएगा ना यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या होता है C4, जब C4 बचा तो यहाँ पे क्या जाएगा 1/C4। क्यों भाई 1/4C4 क्यों, C को हम कैसे लिखते हैं 1/C लिखते हैं। अब यहाँ से आप R1 की वैल्यू निकाल लोगे, यहाँ से आप L1 की वैल्यू निकाल। कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पे भी तो R इंटू आर था, तो यहाँ पे आपने L/C क्यों कर दिया, कब से R इंटू आर, मतलब कब से ओम स्क्वायर, कब से ओम स्क्वायर हेनरी पर फेरेड के बराबर होने लग गया। तो मैं बता दूं बेटा आपको, आपने नेटवर्क में ट्रांजिएंट पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पढ़ा है ना, तो कॉन्सेप्ट समझ देखो। एक काम करो,
इस C4 को दो एज्यूम करने के लिए कि इक्वेशन सही की गलत है, C को आप यहाँ पे लेके आ जाओ और R को यहाँ पे लेके आ जाओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा L अपॉन R मतलब सेकेंड टाइम कांस्टेंट, और यहाँ पे हो जाएगा R इंटू सी सेकेंड, मतलब यूनिट तो मैच हो रही है ना, तो इक्वेशन कुछ गड़बड़ी नहीं है। ब्रिज वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो इक्वेशन से ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश किया करो, है ना, मैंने तो ऐसे ही किया है, तो आप भी इसको ऐसा कर सकते हो। सिमिलरली क्वालिटी फैक्टर ऑफ अननोन ब्रांच कितने के बराबर होगा, ओमेगा R4C4 के बराबर होगा, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट ब्रिज में आते हैं हम लोग का जो है हेज ब्रिज। हेज ब्रिज में एक दिक्कत ये होती है कि देखो डिफिकल्ट है, हेज ब्रिज को बैलेंस करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें आपका जो ब्रिज बैलेंसिंग है ना, इसका जो ब्रिज बैलेंसिंग है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा ब्रिज है जिसमें ब्रिज की जो बैलेंसिंग है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, तो क्या बोलोगे हेज ब्रिज। इसी वजह से ये आपका डिफिकल्ट है मेजर करने के लिए, इस पे क्वेश्चन भी कम बनते हैं। तो ये आपका रियल पार्ट आ गया, ये आपका मतलब R1 आ गया, आपका L1 आ गया, देख लो आप यहाँ पे, ये आपका ओमेगा के ऊपर डिपेंडेंट है वैल्यू, है, दैट मीन्स कि ये आपके पास क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट पैरामीटर है। यहाँ पे लिखा भी है मैंने, क्योंकि इस बार क्या करना होगा आपको, वेरिएबल ब्रांच तो वेरी करना होगा, साथ ही साथ में आपको उस पार्ट को वेरी करना पड़ेगा, किसको, आपका जो फ्रीक्वेंसी पैरामीटर उसको भी चेंज करना पड़ेगा। ब्रिज बैलेंसिंग इज टफ एज वैल्यू ऑफ R1 डिपेंड्स अपॉन द बोथ ऑफ वैल्यू ऑफ R4 एंड C4। ब्रिज बैलेंस डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। क्वालिटी फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, सेम वही चीज, क्वालिटी फैक्टर ऑफ अननोन ब्रांच विल बी इक्वल टू क्वालिटी फैक्टर ऑफ वेरिएबल ब्रांच। चेक कर लो, R का R से पेयर बन गया, R का R से पेयर बन गया, L का C से पेयर बन गया, मतलब क्वालिटी फैक्टर ऑफ अननोन ब्रांच विल बी इक्वल टू क्वालिटी फैक्टर ऑफ वेरिएबल ब्रांच। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। करके देख लिया हमने, आ भी किया। अब कभी ये क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करोगे, अगर मान लो ऐसा कभी क्वेश्चन आया, अब पूछा R1 की क्या वैल्यू होगी, L1 की क्या वैल्यू होगी, तो इस केस में देखो R1 शॉर्टकट तो लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट पैरामीटर है। तो मैं क्या करता हूँ देखो, मैं क्या करूंगा, मेरे पास चार ऑप्शन होंगे, नहीं होंगे, बिल्कुल चार ऑप्शन होंगे। मैं क्या करूंगा, जल्दी क्या करूंगा, सबसे पहले कि यहाँ पे जो मेरा वेरिएबल ब्रांच है इसका फटाक से मैं क्वालिटी फैक्टर निकाल लूं। मान लो कितना आ गया, मान लो आया 10, क्वालिटी फैक्टर कितनी है यहाँ पे, मान लो एग्जांपल ले रहा हूँ 10। फिर मैं इन चारों ऑप्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके, मान लो यहाँ पे 101 लिखा है, तो मैं इसको 101 ना मान के 100 मान लूंगा, वो मान के मैं क्या करूंगा, इसकी अप्रोक्सीमेट क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा, किसकी, ऑप्शन ए की। जब R1 L1 की वैल्यू होगी, है ना, तो उनमें से मैं पहले वाले केस की ABCD में से पहले जो ए ऑप्शन होगा उसका क्वालिटी फैक्टर निकाल के देखूंगा, चेक करूंगा क्या वो 10 के पास में आ रहा है। अगर ये 10 के पास में आ रहा है तो हो सकता है ये आंसर हो मेरा, लेकिन अगर ये 100 आ रहा है तो ये आंसर नहीं है। सेकंड चेक करूंगा, मान लो 1000 आ रहा है तो वो भी आंसर नहीं होगा। सेकंड चेक किया मान 0.5 है तो भी आंसर नहीं होगा। तो जब लास्ट वाला चेक कितना आएगा, 10 आएगा तो आंसर होगा, है ना। तो ऐसे करके आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हो ऑप्शन के थ्रू। डेरिवेशन तो आपका ये है, मतलब थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो डेरिवेशन तो नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। बाकी मैंने इसको एक और तरीका बताया कैसे सॉल्व करना है आपको, अप्रोक्सीमेशन की, तो आप इसको देख सकते हो। अप्रोक्सीमेशन के थ्रू भी कर सकते हो कि आप यहाँ पे R1 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लो, लेकिन वो अप्रोक्सीमेट होगा, बेस्ट क्या होगा कि आप उसको वैसे ही सॉल्व करो। ठीक, अब बात करते हैं हम यहाँ पे ओवंस ब्रिज की। ओवंस ब्रिज क्या होता है, इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस के लिए होता है। कैसे सॉल्व करोगे देखना, पेयर चेक कर लो, R का R से पेयर बन गया, L का C से पेयर बन गया, लेकिन R का C से पेयर नहीं बनेगा। पेयर बना कि नहीं बना, नहीं बना, दैट मीन्स कि जो क्वालिटी फैक्टर है अननोन ब्रांच का वो आपके वेरिएबल ब्रांच के क्वालिटी फैक्टर के बराबर नहीं होगा। क्या बोला मैंने, क्वेश्चन देखा और मैंने क्लियर किया कि सर इस बार क्वालिटी फैक्टर ऑफ अननोन ब्रांच विल नॉट बी इक्वल्स टू क्वालिटी फैक्टर ऑफ वेरिएबल ब्रांच। तो क्या होगा सर ये बता दो, फिर उस केस में बोलोगे सर इसका जो क्वालिटी फैक्टर होगा ना वो बराबर होगा किसके, 1 अपॉन क्वालिटी फैक्टर ऑफ अननोन ब्रांच, मतलब वेरिएबल ब्रांच। अननोन ब्रांच का जो क्वालिटी फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1 अपॉन हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल इस बार हो जाएगा। जब पेयरिंग नहीं बनेगी तब कैसे करोगे देखना, मैं इस ब्रिज को सॉल्व कर दिखाता हूं शॉर्टकट के थ्रू कैसे करेंगे देखना। देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करिए, आपने लाइन ड्रॉ कर ली, बहुत अच्छी बात है। अच्छा शॉर्टकट नेक्स्ट पेज बताया होगा मैंने, वहां बता देता हूँ ज्यादा बेटर रहेगा, इस शॉर्टकट पे आते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या किया मैंने, दो इक्वल साइन लगाए, ये दो इक्वल साइन लग गया, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे लिखा R1 तो यहाँ पे हो गया R1, जो बचा L1 तो L1 को मैंने यहाँ पे लिया,
बहुत अच्छी बात है। R1 L1 तो हो चुके हैं। यहाँ पे C4 अकेला है, जब C4 अकेला तो 1/C4 यहाँ पे भी होगा, 1/C4 यहाँ पे भी होगा। बहुत अच्छी बात है अंकित सर। यहाँ पे R3 अकेला, तो R3 दोनों में होगा, R3 भी आ गया, R3 भी आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, R/C, क्या यहाँ पे R/C, जब R/C है, यहाँ पे R तो आ गया, तो कमी किसकी है, C की, तो 1/C यहाँ से ले आओ, 1/C2 हो गया। अब बचा यहाँ पे क्या, R2, तो यहाँ पे R2 आ जाएगा, जो बचा हुआ था यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से आप R1 क्यों निकाल लो, यहाँ से आप L1 क्यों निकाल लो, शॉर्टकट तो आपका आंसर आ चुका है। ये मैंने आपके यहाँ पे दोबारा वही चीज बताई है। अब बात आता है एंडरसन ब्रिज। एंडरसन ब्रिज होता है क्या है कि ये एक्यूरेट वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर के लिए यूज होता है, ठीक है। और इसमें आप चाहो तो इसको क्वेश्चन तो नहीं बनेगी न्यूमेरिकल, इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बनता है R1 L1 किलो निकालने के लिए, ठीक है। इसमें आपको डेरिवेशन के थ्रू ही करना पड़ेगा। वैसे क्वेश्चन बना भी नहीं आज तक, है ना, अभी तक एक भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं बना है। गेट में क्वेश्चन बना तो उसमें टाइम आपके पास प्रॉपर रहता है, तो आप डेरिवेशन कर सकते हो। गेट में आपके पास प्रॉपर टाइम रहता है, तो आप वहां पे डेरिवेशन कर सकते हो। बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को मेजर करने के टोटल दो मेथड्स हैं, पहला है डिसॉटी ब्रिज, दूसरा है आपका शेयरिंग ब्रिज। डिसॉटी भी कैसे करोगे देखना आप सभी लोग, आपके पास ये डिसॉटी ब्रिज बन गया, है ना। आप इसमें से आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू मेजर करनी है, मतलब C1 की वैल्यू मेजर करनी है, साथ में R1 का जो सेल्फ रेजिस्टेंस होगा वो आपको मेजर करना है। तो कैसे करोगे देखना, मैं आपको शॉर्टकट के थ्रू बताता हूं। अगेन पहले चेक कर लो, क्वालिटी फैक्टर पहले चेक कर लो कैसे निकालोगे। यहाँ पे R का R से पेयर बन गया, C का C से पेयर बन गया, R का R से पेयर बन गया, R का R से पेयर बन गया। आंख बंद करके बोल दोगे, क्या बोल दोगे, सर क्वालिटी फैक्टर ऑफ अननोन ब्रांच विल बी इक्वल टू क्वालिटी फैक्टर ऑफ वेरिएबल ब्रांच। फटाक से बोल दिया आपने, ठीक है। इतना तो हो गया। अब आपको R1 और C1 के लिए शॉर्टकट लगाना है, तो यहाँ पे देख लो, क्वालिटी फैक्टर ऑफ अननोन ब्रांच विल बी इक्वल टू क्वालिटी फैक्टर ऑफ वेरिएबल ब्रांच। अब आते हैं यहाँ पे शॉर्टकट पे, देखो यहाँ पे क्या है, R और R, मतलब कितना हो जाएगा, R1 प्लस R1, यहाँ पे C1। तो दो अपने क्या किया, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करी। मैं कहाँ पे, बात देख लूँ ना यार, बीच में हाइड तो नहीं हो रहा, कुछ भी हाइड नहीं हो रहा, सब स्मूथ चल रहा, बढ़िया चल रहा, मजे से चल रहा है, स्मूथ चल रहा, मजे से चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। देखो सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे आपने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली, ओके, दो इक्वल साइन लगा लिए। देखो ये प्रोज बता रहा हूँ कैसे आपको क्वेश्चन का प्रोज करना है। फिर यहाँ पे आ गए, यहाँ पे क्या है, R1 और R1 प्लस R1 यहाँ पे लिख लिया आपने, तो बच्चा C1, 1/C1 यहाँ पे लिख लिया फिर आपने, ओके। यहाँ पे देखा बाजू में इसके बगल में क्या है, R4 अकेला है, जब R4 अकेला तो दोनों का साथ देगा ना, तो R4 यहाँ पे इसका भी साथ देने वाला है, और R4 आपका यहाँ पे भी साथ देने वाला है, ओके। फिर यहाँ पे क्या है, ये R3 है, जब R3 यहाँ पे भी आ गया और R3 यहाँ पे भी आ गया, बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे R इंटू R था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 प्लस R2 आ जाएगा, ये वाला पार्ट, जो C2 से वाला C2 यहाँ पे आ जाएगा। अब आप यहाँ पे निकालते रहना भाई इसकी वैल्यू, डेरिवेशन भी करो, इतना ही कुछ आंसर आएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट ब्रिज में, शेयरिंग ब्रिज, ठीक है ना, जो कि कैपेसिटेंस को मेजर करने की मेथड है। तो अगर इसमें देखें तो कैसे सॉल्व करें देखना, हम पहले चेक करते हैं किसका, क्वालिटी फैक्टर का। इसका R का R से पेयर बन गया, बहुत अच्छी बात है। C का C से पेयर बन गया, बहुत अच्छी बात है। और R का C से पेयर नहीं बनेगा। दैट मीन्स कि सर यहां पे जो मेरा क्वालिटी फैक्टर है ना अननोन ब्रांच का, क्या वो वेरिएबल ब्रांच के बराबर होगा, नहीं होगा। तो किसके बराबर होगा, 1/क्वालिटी फैक्टर ऑफ वेरिएबल ब्रांच। यहां पे मैंने प्रूफ भी किया, लेकिन मैं प्रूफ नहीं बता रहा हूं, क्योंकि देख सकते हो ना, अगर आपको लगता है प्रूफ देखना तो देख सकते हो, करके देख सकते हो। यहाँ पे आपके सामने प्रूफ है, वीडियो को पॉज कर लेना और देख लेना, है ना, चेक कर लेना। ये प्रूफ भी किया मैंने। तो यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर ऑफ अननोन ब्रांच किसके बराबर है, क्वालिटी फैक्टर ऑफ वेरिएबल ब्रांच के बराबर। अब शॉर्टकट पे आते हैं, कैसे लगाना है। यहाँ पे शॉर्टकट देखना, सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये लाइन ड्रॉ कर ली, दो इक्वल साइन लगा ली, ओके, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे R3 था, इधर स्टार्ट करते हैं, R3 तो R3 अकेला तो दोनों में रहेगा, R3 रहेगा, R3 रहेगा, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे C2 अकेला तो 1/C2 इधर भी रहेगा, 1/C2 इधर भी रहेगा। कितनी आसान बात है, इतना तो हमने कर लिया, अकेले वाले दोनों साथ में रख दिए। फिर आगे इधर बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक में R1 रख दिया, एक में हमने R1 रख दिया, दोनों में से एक में R1 रख दिया। तो अब दूसरे में क्या रखना पड़ेगा, 1/C1, तो 1/C1 यहाँ पे रख दिया।
अब यहाँ पे क्या बन गया ये आर, यहाँ पे क्या आर अपॉन सी है ना। तो यहाँ पे करना आर अपॉन सी बनाना, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आर तो आ चुके, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/c4, 1/c4 यहाँ पे आ गया, बचा यहाँ पे R4, तो R4 यहाँ पे आ जाए, यहाँ से आप R1 की वैल्यू निकाल लेना, यहाँ से आप C1 की वैल्यू निकाल लेना, कितना आसान है। बाकी क्वालिटी वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोग आपको वहाँ पे बता चुका हूँ। बाकी क्वेश्चन वो आप लोग करके देख लेना, है ना। मैं क्वेश्चन तो यहाँ पे सॉल्व नहीं करूंगा, रिविजन सीरीज है यार, है ना। रिविजन सीरीज में कितना ही आपको मैं चीजें कराऊंगा, मेरा टास्क ये है कि मैं कम से कम टाइम में आपको ज्यादा ज्यादा पार्ट। आई होप आपको जो सीरीज है ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको जेन्युइन लगा कि हाँ यार बहुत बढ़िया पता है, मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने पहली बार पढ़ा है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, है ना। आपके कमेंट्स बहुत अप्रिसिएबल होंगे। अगर आप कुछ भी कमेंट्स करते हैं वो पर्सनली मैं पढ़ता हूँ, कि हम लोग का ये लर्निंग स्टेज है और स्टार्टिंग स्टेज है ना। तो ये बहुत हमको मोटिवेट करता है, अगर आपके जो कमेंट्स बेहतर आते हैं तो आप लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हो करिए, और मुझे हेल्प मिलेगी कि मैं बाकी सब्जेक्ट का भी रिवीजन आपके पास यहाँ पे अपलोड कर पाऊंगा। इसके पहले नेटवर्क का, डिजिटल का, माइक्रो प्रोसेसर का, मशीन का, इनका मैं रिवीजन सीरीज आपके पास ऑलरेडी पहले कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और हम लोग को इतना ज़्यादा सपोर्ट करते रहिए। गुड डे एवरीबडी, ऑल द बेस्ट।